करता हूँ कि जो लास्ट लेक्चर था हेनरी फेयोल का, जिसमें मैंने 14 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करे थे, आपको समझ आ गए होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्सन टेलर। इनका जन्म यूएसए में हुआ था 1856 में। बाय प्रोफेशन ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। अपने प्रोफेशन के दौरान इन्होंने कई स्किल्स सीखे और उन स्किल्स के बेसिस पर इन्होंने क्या किया, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स निकाले और कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स निकाली। ये इतनी इफेक्टिव थी इनके प्रिंसिपल्स और इनकी टेक्निक कि इन्होंने बोला कि मैं फेयोल वाली गलती नहीं करूंगा, इसे जनरल गाइडलाइन नहीं रखूंगा। आप एक फैक्ट्री चला रहे हो या एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो आपको तो मेरे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक को कंपल्सरीली फॉलो करना होगा, अदरवाइज नुकसान होगा। अब चूंकि इन्होंने कहा कि मेरे जो रूल्स या प्रिंसिपल है वो साइंटिफिक हैं और मेरी बताई गई टेक्निक साइंटिफिक हैं, तो इनको कहा जाता है इसलिए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये पढ़ना है। इनका कंट्रीब्यूशन पे फोकस नहीं करेंगे हम लोग, हम ये पढ़ेंगे कि इनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या है और इनकी साइंटिफिक टेक्निक्स क्या है। तो एक छोटा सा कोड लिख देते हैं हम लोग इसका। अगर हमें इनके प्रिंसिपल्स याद करने हैं तो हम कुछ इस तरह से याद करेंगे कि HSCD, ऐसे हम याद करेंगे इनके प्रिंसिपल्स को। और इनकी जो साइंटिफिक टेक्निक्स है उसको हम एक कोड देते हैं, हम कोड देते हैं FWSDM। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को कैसे ध्यान रखना है, HSCD, और साइंटिफिक टेक्निक्स को कैसे ध्यान रखना है, FWSDM। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। प्रिंसिपल क्या है, जैसे सबसे पहले H है, तो H से है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बहुत इंटरेस्टिंग इनके प्रिंसिपल्स हैं, है ना, अच्छे से समझना। तीसरा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और आखिरी है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। ये चार साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। HSCD, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। और इनकी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं फंक्शनल फोरमैनशिप, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। एक मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हम कोड के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं F हो गया फंक्शनल फोरमैनशिप, W हो गया वर्क स्टडी, S से स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब इसके बाद हम D देते हैं डिफरेंशियल, जो हम ऊपर दिख रहे थे, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और एट लास्ट मेंटल रिवॉल्यूशन। आप लोग स्क्रीन की तरफ देखो, तब तक मैं कपालभाति कर दूं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है, HSCD, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। साइंटिफिक टेक्निक क्या है, FWSDM, फंक्शनल फोरमैनशिप, वर्क स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम, मेंटल रिवॉल्यूशन। ये आपको पहले तो दोनों याद हो जानी चाहिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल से। जैसे आप देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल आपके लिए क्या लिखा हुआ है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या कहता है ये प्रिंसिपल, मैं आपको बताऊं तो ये कहता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। इसमें से मेनली ये माना जाता है कि दो राइवल ग्रुप होते हैं। राइवल का मतलब होता है कि अक्सर ये एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाते हैं। एक होता है मैनेजमेंट और दूसरे होते हैं एम्प्लॉइज।
अक्सर इनके बीच कहा सुनी होती है, गलत फहमियां होती है। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल बोलता है कि बोथ ग्रुप का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई मस्ट वर्क विथ हार्मनी, एक अच्छे माहौल में क्या करें, काम करें, म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशन, रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे का सम्मान करें। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में सब मिलजुल कर काम करेंगे और काम बेहतर हो पाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हार्मनी मतलब होता है एकता, डिस्कॉर्ड मतलब होता है अलग अलग होना। ऑर्गेनाइजेशन में दो कैटेगरी के ग्रुप हम मान के चलते हैं, एक होता है मैनेजमेंट और दूसरा होता है एम्प्लॉइज। अक्सर इनके बीच क्या होते हैं, क्लैशेस होते रहते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है। तो यहाँ पर टेलर का कहना बेसिकली ये है कि आप हार्मनी में रहिए, डिस्कॉर्ड मत करिए, मतलब आप मिलजुल कर काम करिए, गिव एंड टेक रिलेशन में रहिए। आप मेहनत करोगे तो आपको मैनेजमेंट अच्छा पैसा भी देगा और एक दूसरे की आप क्या करो, रिस्पेक्ट करो। यह हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल कहता है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं मान के चलता हूं। इसके बाद जो अगला प्रिंसिपल आता है उसे हम कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहां पर आपको पता होना चाहिए, साइंस वर्ड का मतलब होता है साइंटिफिक इंक्वायरी, और रूल ऑफ थंब का मतलब होता है तुक्का चलाना, जिसे हिट, अरे यार अच्छे से लिखो, जिसे हिट एंड मिस भी कहा जाता है या इंट्यूजन भी कहा जाता है। तो बेसिकली माना यह जाता है इस प्रिंसिपल के हिसाब से कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी जॉब हो या वर्क हो, जब इसे परफॉर्म करना हो या वर्क को कंप्लीट करना हो तो वो साइंटिफिक इंक्वायरी पर बेस्ड होना चाहिए। वो वर्क साइंटिफिक इंक्वायरी पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि हमारे तुक्के पर, एंड नॉट ऑन हिट एंड मिस। अब आप पूछोगे सर ये चीज तो हमको नहीं समझ आई, तो जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो कई बार आप घरों में करते होंगे। जैसे टीवी का रिमोट जो होता है, ठीक है, कई बार नहीं चलता है तो आप क्या करते हो, जैसे ये रिमोट है, इसमें छोटी छोटी क्या बनी हुई है, बटन्स बनी हुई हैं। तो अगर रिमोट काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करते हो, रिमोट को दो स्लैप मारते हो, फाट फाट, आपका रिमोट चालू होना, चलना शुरू हो जाता है। पर आप ये जो कर रहे हो ये एक तरह का हिट एंड मिस है। अगर कल को रिमोट टूट गया तो फिर कहाँ नया देने जाओगे। आपको क्या करना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, भाई रिमोट क्यों नहीं चल रहा है, तो मे बी सेल डाउन होगा इसलिए नहीं चल रहा है। तो यही बेसिकली टेलर का कहना यह है कि जब भी कोई वर्क करो तो आप इंक्वायर करो कि भाई प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करो, तुक्का चलाने की कोशिश ना करो। दैट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपको इसमें डाउट नहीं आया होगा। देखिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या बोलता था, ग्रुप्स को मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या बोलता है, किसी भी काम को आप साइंटिफिक इंक्वायरी से जांच परख के करो, आप इंट्यूजन या हिट एंड मिस एंड तुक्के पे मत रहो। अब इसके बाद बेटा जो तीसरा प्रिंसिपल आता है उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं कोऑपरेशन। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। भाई ये जो प्रिंसिपल है अगर मैं कहूं तो ये एक एक्सटेंशन है आपके लिए। किस चीज का एक्सटेंशन है ये, एक और प्रिंसिपल जो अपने ऊपर पढ़ा था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में, डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो आपका आंसर क्या होगा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा माइक्रो लेवल की बात करता है। ये कहता है कि ईच वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट be carried with कोऑपरेशन। सभी लोगों को क्या करना होगा, मिलजुल कर काम करना होगा। आगे ये भी कहता है कि द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स, वर्कर माने क्या, एम्प्लॉय, इन कॉन्फिडेंस, इन
confidence before giving any task. क्या होता है बेसिकली कि जब आप पढ़ते हो ना हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो आपने पढ़ा दो ग्रुप है मैनेजमेंट का और एम्प्लॉयज का, भाई एक दूसरे से क्लैश करते रहते हैं, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या बोलता था, भाई मिलजुल कर रहो. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इसके आगे बढ़ गया है, ये बोलता है कि हर काम जब करोगे उसमें कॉपरेट करो. और ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वर्कर को विश्वास में दे, कॉन्फिडेंस में दे, उनकी रिस्पेक्ट करे किसी भी टास्क को करवाने के लिए. जब वर्कर से कंसल्ट किया जाएगा, उनको कॉन्फिडेंस में दिया जाएगा, तो आपका काम बेहतर ही होगा, खराब नहीं होगा. आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी. देन नेक्स्ट प्रिंसिपल जो इनका है टेलर का, वो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेट एफिशिएंसी. बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बेटा ग्रोथ है या उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है, वो बहुत हद तक डिपेंड करती है कि वहां के वर्कर कैसे हैं. वर्कर अच्छे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप क्या करेगी, ग्रो करेगी. तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो आपको क्या करना होगा, वर्कर्स का ड्यू केयर करना होगा. कैसे ड्यू केयर करोगे, तो उनको आप ट्रेनिंग दो, उनको फैसिलिटीज दो, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट करो. जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आपके एम्प्लॉयज तरक्की करेंगे, और अगर एम्प्लॉयज बेहतर हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बेहतर हो जाएगी. तो चलिए एक बार रिपीट कर दीजिए आप, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या क्या थे. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. अब उसी को हम क्या पढ़े, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या मतलब है. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है सारे ग्रुप्स को हार्मनी में रहना है. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या बोलता है, कोई भी काम बराबर इंक्वायरी करके करो, हिट एंड मिस नहीं करना है, तुक्का नहीं चलाना है. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है हमारा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो एक एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, और ये कहता है कि बेसिकली जब कोई भी काम होगा तो एक दूसरे पर विश्वास करो, कॉपरेट करके करो, तभी काम हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा. और चौथा और आखिरी प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन तब ग्रो करता है जब वर्कर ग्रो करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन को ड्यू केयर करना चाहिए कि उनके वर्कर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही है और उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है. ये हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. अब इसके बाद बेटा बारी आती है साइंटिफिक टेक्निक्स की. टेक्निक्स मतलब वो होता है बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर निकली हुई है और जिनको हमें फॉलो करना है. जैसे सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप. बहुत आसान सी है, एक बार में सीखना, अच्छे समझना. भाई अगर मैं बोलूं ना फोरमैन, ठीक है, आप समझना मेरी बात को, फोरमैन जो होता है बेसिकली वो लोअर लेवल मैनेजर होता है. सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखो, लोअर लेवल मैनेजर होता है. अब क्योंकि ये लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, तो इसके ऊपर कौन आ रहा है, मिडिल लेवल आ रहा है. इसके ऊपर कौन आ रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आ रहा है, मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आ रहे हैं. मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ऊपर आ रहा है इनके, ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे कौन है भाई, फोरमैन है, और इनके नीचे कौन आ रहे हैं, वर्कर आ रहे हैं. अब सोचो इनके ऊपर कितना ज्यादा बर्डन है. दिन भर ये क्या करते हैं, वर्कर्स से फील्ड में काम करवाते हैं. ठीक है, दिन भर कहाँ रहे, फील्ड में रहे. जैसे फील्ड का टाइम है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक, ये क्या है, वर्कर लोग से काम करा रहे हैं. अब 5 बजे वर्कर तो घर चल दिया अपने, लेकिन भाई हमारे जो फोरमैन है, अब इनको क्या करना होगा, 5 बजे के बाद आफ्टर 5 सारे वर्कर तो घर जा चुके हैं, पर ये जो फोरमैन है आफ्टर 5 भी रुकेंगे. अब इनको क्या करना होगा, रिपोर्ट बनानी होगी, और रिपोर्ट बना के किसको देनी होगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देनी होगी कि भाई दिन भर में क्या काम हुआ. तो अब क्या हो रहा है, आप देखेंगे ना, तो ये जो है सबसे परेशान लोग हैं, क्योंकि इनके ऊपर डबल बर्डन है. किस तरह से डबल बर्डन है इनके ऊपर, एक तो इनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी है,
मिडिल लेवल मैनेजमेंट को इनको रिपोर्ट करनी है और दिन भर वर्कर लोग से क्या करवाना है, काम भी करवाना है। तो कितना ज्यादा प्रेशर है इनके ऊपर। तो टेलर का कहना है कि एक काम करिए, जो फोरमैन है ना उनको आप क्या करिए, 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दीजिए। एक डिपार्टमेंट होगा जो ऑफिस के अंदर ही होगा, इसे बोलेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा डिपार्टमेंट जो होगा वो फील्ड वर्क के लिए होगा, जो प्रोडक्शन कराएगा, इसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो फोरमैन प्लानिंग डिपार्टमेंट में आएंगे उनको हम क्लर्क कहेंगे, और जो फोरमैन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएंगे उनको हम बॉस कहेंगे, क्योंकि ये बॉस किसके लिए होगा, वर्कर के लिए बॉस होगा, है ना। तो हम जब बात करते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में, तो ये वो फोरमैन से जो कहाँ बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, है ना। तो ये 4 तरह के होते हैं जो ऑफिस के अंदर होते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एक ऐसे फोरमैन है जो जनरल इंस्ट्रक्शंस तैयार करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इनका मेन काम यह है कि इनको जनरल इंस्ट्रक्शन देना है, गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन। मेरी आवाज आ रही होगी और ये विजिबल भी होगा तो समझ आ जा रहा होगा। तो इनका काम होता है बताना कि काम कैसे करना है, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन ये बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसके बाद जो क्लर्क आते हैं उनको बोलते हैं रूट क्लर्क। भाई जो रूट क्लर्क होते हैं इनका जो काम होता है वो होता है फिक्स अप सीक्वेंस ऑफ वर्क। ये पूरे वर्क का सीक्वेंस बताते हैं, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, किस तरह से लोगों को काम करना है, ठीक है। देन आते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होते हैं ये क्या करते हैं, ये किसी भी वर्क का टाइम कैलकुलेट करते हैं, फिक्सिंग अप टाइम फॉर वर्क, कितने समय में काम होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं, मतलब देखते हैं कि एक काम को करने में कितना खर्चा आएगा। चलिए रिपीट करते हैं, फोरमैन के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है तो इनको 2 कैटेगरी में हमने बांट दिया, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट जिसमें जो क्लर्क कहलाएंगे, और दूसरा फील्ड पे जो होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसमें बॉस कहलाएंगे। तो अलग अलग तरह के क्लर्क कौन से हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे, रूट क्लर्क जो सीक्वेंस डिसाइड करेंगे वर्क का, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो टाइम डिसाइड करेंगे और कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, और लास्ट इसमें आते हैं भाई डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन उन फोरमैन्स को कहा जाता है जो ये एंश्योर करते हैं कि ऑर्डर और डिसिप्लिन बराबर मेंटेन रहे, सभी लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। इतने तरह के होते हैं क्लर्क। ये कहाँ मिलेंगे, ऑफिस में मिलेंगे। ये मिडिल लेवल से कनेक्टेड है, उनको रिपोर्टिंग यही लोग करते हैं। अब जैसे मैं बात करूं बॉसेस की, तो भाई बॉस में कौन कौन आते हैं आप थोड़ा सा अच्छे से देखो और अच्छे से सीखो और समझो। बॉस भी 4 तरह के, जैसे क्लर्क 4 तरह के थे। सबसे पहले होते हैं गैंग बॉस, ठीक है, इनको गैंगमैन्स भी कहा जाता है। ये वो होते हैं हु अरेंजेस रिसोर्सेस, जो रिसोर्स अरेंज करते हैं। कहीं कोई मशीन कम पड़ गई, लोग कम पड़ गए, सबका इंतजाम करने का काम, कोई टूल कम पड़ गया, सामान कम पड़ गया, ये लाके देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, कोई मशीन नहीं मिल रही है तो ये गैंग बॉस जो है अवेलेबल कराएंगे। अच्छा, गैंग बॉस के बाद जो आते हैं उनको बोलते हैं स्पीड बॉस। स्पीड बॉस कौन होते हैं, जो अश्योर करते हैं कि वर्क जो है टाइम पे खत्म होगा, अश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब, अश्योर करते हैं कि समय पर काम जो है भाई वो खत्म होगा। उसके बाद आते हैं रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस वो होते हैं हु चेक्स एंड मेंटेन्स मशीन्स इन वर्किंग कंडीशन। इनका काम है ये देखना कि मशीनों में खराबी ना आए, वर्किंग कंडीशन में मशीन चलती रहे, कहीं कोई खराबी आती है तुरंत बना के देते हैं। और लास्ट होते हैं इंस्पेक्टर।
इंस्पेक्टर वो होते हैं जो क्वालिटी चेक करते हैं कि जो प्रोडक्शन हुआ है बेहतरीन और बेहतर क्वालिटी में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वाइवा की बात करें, अपने बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, आपको पूछता है। पहले तो ये ध्यान रखना, फोरमैन लोअर लेवल मैनेजर पे आते हैं, वर्क बर्डन बहुत ज्यादा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करना है और वर्करों से काम करवाना है। तो इनको कितनी कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया? दो। किसमें किसमें? प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो ऑफिसेस में होते हैं वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, वो क्लर्क हैं, और जो फील्ड पे होते हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आते हैं, वो बॉस होते हैं। बाकी तो आप समझ गए होंगे और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। तो मैंने आपको सबसे पहली टेक्निक बता दी। अब इसके बाद जो दूसरी टेक्निक है वो वर्क स्टडी है। बेटा ये जो टेक्निक है वर्क स्टडी की, आप ये ध्यान रखिए कि ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। कौन करेगा ऑब्जर्वेशन? तो यहां पर जो मैनेजर है, खासकर मैं बोलूं टॉप लेवल या मिडिल लेवल मैनेजर है, ये क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे। किस चीज को ऑब्जर्वेशन करेंगे? कि भाई वर्कर्स वर्क कैसे कर रहे हैं, और इनकी ऑब्जर्वेशन अलग अलग बेसिस पर होती है। जैसे वर्क स्टडी में कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन आती है, तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं और आपको समझाता भी जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले आती है आपकी फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी को शॉर्ट में आप समझ लीजिए और ध्यान रखिए, ऑब्जर्वेशन डन टू असर्टेन, मतलब जानना, द लेवल ऑफ टायर्डनेस, किस लेवल पे जाके एक वर्कर थक जाता है, टायर्डनेस ऑफ एम्प्लॉय, सो दैट रेस्ट इंटरवल कैन बी एडजस्टेड। उस हिसाब से क्या करेंगे, इनका रेस्ट इंटरवल बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जैसा करना है वो कर सकते हैं। तो वर्क स्टडी में सबसे पहली स्टडी कौन सी हुई भाइयों? फैटिग स्टडी हुई। फैटिग स्टडी के बाद जो अगली स्टडी इसमें की जाती है, उस स्टडी को बेसिकली बोला जाता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या किया जाता है? फाइंडिंग आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, काम को करने का सबसे बेहतर तरीका ढूंढा जाता है। इसमें यह किया जाता है कि वर्कर्स को काम दे दिया जाता है, जिसके काम करने का तरीका सबसे बेहतरीन होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है कि सभी को उसी तरह से क्या करना होगा, काम करना होगा। देन इसके बाद जो आती है उसे हम कहते हैं टाइम स्टडी। आपको एक क्वेश्चन इसमें आता है कि टाइम स्टडी के लिए किस इक्विपमेंट का यूज होता है, तो आप ये याद रखना, इसमें स्टॉप वॉच का यूज होता है। आप सभी लोग स्टॉप वॉच तो जानते ही हैं क्या होती है। तो टाइम स्टडी अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो टाइम स्टडी एक ऑब्जर्वेशन है टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ जॉब। एक काम को करने में या एक वर्क को करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है, ये जानने के लिए जो स्टडी की जाती है उसे हम कहते हैं क्या? टाइम स्टडी। जैसे आपके एग्जाम का पेपर 3 घंटे का है, तो कभी तो किसी ने बना के देखा होगा ना कि एवरेज टाइम क्या लगता है, तो उसमें टाइम स्टडी की गई। और चौथी और आखिरी इसमें जो की जाती है उसे हम कहते हैं बेटा मोशन स्टडी। मोशन माने यहां पर बिहेवियर होता है। इसमें बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट का यूज किया जाता है वो है यूज ऑफ सीसीटीवी ऑब्लिक मोशन कैमरा। है क्या अगर मैं बताऊं, तो इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क। काम के दौरान एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा है एट वर्क, सो दैट नेगेटिव और अननेसेसरी मोशन कैन बी रिमूव्ड। अब देखो इसका एक एग्जांपल देता हूं जिससे समझ आ जाएगा आपको।
नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि 10 घंटे में 1000 पीस बनने चाहिए, ये रूल है। हमारे यहाँ इसके लिए 50 वर्कर है और काफी हैं, वो 10 घंटे में 1000 पीस बना सकते हैं। अब बॉस क्या करता है, जब भी जाता है उसको ये पूरे 50 के 50 वर्कर हार्ड वर्क करते दिखते हैं, मेहनत करते दिखते हैं, पर फिर भी एट द एंड रिजल्ट जो है 200 पीस बन रहे हैं, 300 पीस बन रहे हैं। तो बॉस बड़ा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये जब लोग इतने मेहनती हैं तो भाई इतने 1000 पीस क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो ये चुपचाप क्या करता है, सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। तो ये समझ आता है कि जब ये बॉस एंटर करता है तो ये वर्क करना स्टार्ट करते हैं, और जब बॉस एब्सेंट रहता है, बॉस नहीं रहता, तो ये लोग टाइम पास करते रहते हैं। तो अब इससे मोशन स्टडी करने से बॉस को भी समझ आ गया कि कौन कौन टाइम पास कर रहा है, तो उन लोगों को समझाया जाएगा कि ऐसा मत करो, और नहीं माने तो फिर क्या है, हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। एक बार इसको देख लो एग्जांपल, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं, ये पॉज कर देना वीडियो। तो ये मोशन स्टडी है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया साइंटिफिक टेक्निक्स। सबसे पहली बताई क्या, फंक्शनल फोरमैनशिप। भाई फोरमैन को 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर दो, आपको समझ आया होगा। फिर मैंने आपको वर्क स्टडी बताई, ये ऑब्जर्वेशन है वर्क की। 4 तरह की स्टडी होती है, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। आपको ये चारों समझ आ गई होगी और चारों में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं गई होगी। अब इसके बाद जैसे आपने क्या किया, फंक्शनल फोरमैनशिप कर दी और आपने वर्क स्टडीज पढ़ दी, तो अब अगला जो मैं आपको बताऊंगा वो है नेक्स्ट टेक्निक, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक। यहाँ पे 2 हिस्से हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब बेसिकली होता है फोकस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड at every step of business ऑपरेशन। बिजनेस को लंबा चलाना है तो कहीं भी आप अपनी वैल्यू नहीं गिरा सकते, आपको हर चीज हाई स्टैंडर्ड में रखनी होगी। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं मैं, आप जब कभी भी किसी भी डोमिनोज में विजिट करते हो या आप कभी भी किसी पिज्जा हट में विजिट करते हो, आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड करो, इनका आपको सेम सेटअप मिलेगा। यहाँ का जो पिज्जा होता है लगभग आप कहीं भी चले जाओ आपको टेस्ट भी सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर चीज में अपना एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड बना के रखा है। अब जिस दिन ये स्टैंडर्ड गिरा उस दिन क्या हो जाएगा, ये जो चेन्स हैं ये बंद हो जाएगी। और छोटा एग्जांपल चाहिए, अपनी दुकान चलाना है ना, जलेबी की दुकान डालोगे तो देसी घी का उपयोग करना। देसी घी का उपयोग करोगे तो जलेबी भी जो है स्वादिष्ट बनेगी, और जब स्वादिष्ट बनेगी तो सेल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन बोलता है जब भी कोई बिजनेस करो हाई क्वालिटी में करो। और इसी का जो दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ये कहता है कि इजीएस्ट वे में वर्क करो। यू शुड एलिमिनेट द अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज, और दूसरे शब्दों में डाइवर्सिफिकेशन। फोकस करो, एक काम करो, बेहतरीन काम करो, 10 जगह हाथ मत डालो, अपने आप को कॉम्प्लिकेट मत करो। जितना इजीएस्ट वे में वर्क हो सके उतने इजीएस्ट वे में वर्क करो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं टीचर हूं, अगर मैं 10 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मैंने ही अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्योंकि मेरा कहीं फोकस नहीं है। तो बेस्ट वे कि सिंप्लीफाइड वे में चलें, एक सब्जेक्ट पढ़ाएं और उसे बेहतरीन पढ़ाएं, ये सिंप्लीफिकेशन होता है। तो दोनों एक साथ जुड़े हैं, ध्यान रखिए। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है आपको अपने बिजनेस ऑपरेशन के हर स्टेप में बेहतरीन स्टैंडर्ड बनाना होगा, और सिंप्लीफिकेशन बेसिकली आपको क्या कहता है कि आपको अननेसेसरी काम नहीं करना है, कम काम करो, बेहतरीन काम करो। देन नेक्स्ट आता है टेक्निक डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। ये कहता है कि जो वर्कर्स हैं आप उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। एक कैटेगरी बनाओ एफिशिएंट वर्कर्स की और दूसरी कैटेगरी बनाओ इनएफिशिएंट वर्कर्स की।
अब जब ये आपने कैटेगरी बना दी तो अब आप क्या करो, जो आपके एफिशिएंट वर्कर है ना उनका पे रेस कर दो, मतलब सैलरी इंक्रीज कर दो। सर ये क्या बात हुई? और जो इनएफिशिएंट वर्कर है ना इनको डिमोट कर दो, इनकी सैलरी डिक्रीज कर दो। अब क्या होगा, जब आपने एफिशिएंट वर्कर की पे रेस करी तो ये हाईली मोटिवेटेड होगा, ये और मेहनत करेगा क्योंकि इसको लग रहा है कि वो जितनी मेहनत करता है उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। और जब आप इनएफिशिएंट वर्कर की सैलरी को डिक्रीज करोगे तो इसमें कंपटीशन की भावना आएगी कि जब दूसरों की सैलरी बढ़ सकती है तो मेरी क्यों नहीं बढ़ सकती, तो इस चक्कर में ये क्या करेगा और बेहतर काम करेगा। तो जो जितना अच्छा काम करे उसकी सैलरी बढ़ाओ, जो कम पीस बनाया खराब काम करे उसकी सैलरी घटाओ। तो बेसिकली ये टेक्निक आपको समझ आ गई होगी, मैं मान के चलता हूं। अगली टेक्निक और आखिरी टेक्निक जो इसके बाद बेटा आती है उसे कहा जाता है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल वर्ड से तो समझ गए होगे, दिमाग का खेल है कहीं ना कहीं। अब जो मेंटल रिवॉल्यूशन है वो बेसिकली क्या कहता है, तो ये कहता है कि एटीट्यूड में बदलाव आना जरूरी है। चेंज इन एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड। अब सवाल ये किसके एटीट्यूड में बदलाव आना चाहिए, तो दोनों के ही एटीट्यूड में। हमने हार्मनी और डिस्कॉर्ड में भी ये बात जानी थी कि एक साथ रहना है ना, वही चीज यहाँ पर है कि एटीट्यूड में बदलाव आना चाहिए, किसके, वर्कर के भी और मैनेजमेंट के भी। दोनों में एक फीलिंग आ जानी चाहिए कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो उन्हें कोऑपरेट करके काम करना होगा, साथ में मिलकर रहना होगा। अगर साथ में नहीं रहेंगे, लाइक माइंड नहीं रहेंगे, माइंड मीट नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो जो है वो नहीं कर पाएगी। तो ये मेंटल रिवॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको साइंटिफिक टेक्निक्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दोनों समझ आ गए होंगे और इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं गई होगी। लेक्चर सिर्फ इतना ही है, आप चैप्टर 2 का रिवीजन इतना पढ़ के कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।